कहते हैं कि ये जो ग्लेशियर्स होते हैं वो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे मेल्ट होके वाटर फॉर्म कर लेते हैं। आपने भी ऐसे फिनोमेना ज़रूर कहीं ना कहीं देखे होंगे। जैसे अगर आप एक एम्फर अपने हाथ में रखो तो वो थोड़े टाइम बाद इवेपोरेट हो जाता है। ये सारे फिनोमेना सिर्फ एक ही क्वेश्चन रेज करते हैं कि ऐसा कैसे होता है। ये स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में और गैस अगेन सॉलिड में कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं। Guys, if you are too wondering these questions, then hey everybody, this is Palchin Yadav and you are watching Science with Palchin. और आज हम सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं कि चेंज इन मैटर कैसे होता है, ये सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले आज की वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारी लास्ट वीडियो का quiz that will not only help you to understand what were your mistakes, but also will give you more confidence in learning the new topic which is related to it. So guys, let's get started. So guys, it is quiz time. ये क्विज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया था एंड आई होप यू ऑल हैव अटेंडेड इट. So let's find out what were the correct answer to this quiz. तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है what is matter. ये आपको NCERT में भी है और एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है. So I told you 3 points about matter. Matter is something that has mass, occupies space and is made up of tiny particles. यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन हैं जिसमें से फर्स्ट बोलता है एनीथिंग दैट हैज़ मास. तो नहीं, हमारे पास ऑक्यूपाई स्पेस एंड टाइनी पार्टिकल्स पूरी कंप्लीट डेफिनेशन होनी चाहिए. फर्स्ट इज़ नॉट द राइट आंसर. सेकेंड वन मेंशंस अबाउट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट राइट. सो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज़ द थर्ड ऑप्शन which says anything that has mass, occupies space and is made up of tiny particles, है ना. So the right answer is the third one. Volume की तो बात ही नहीं होती. We have not mentioned volume anywhere, so fourth was not at all right. Moving ahead to the next question. हम 3 पॉइंट्स पे ही एग्जाम्पल ऑफ मैटर को भी अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, स्मेल, क्राई, चेयर और लव. स्मेल, क्राई और लव की अगर हम बात करें तो ये सारी फीलिंग्स की कैटेगरी में आ गया. इनका मास, ऑक्यूपाई स्पेस या टाइनी पार्टिकल्स, ये तीनों ही पॉइंट्स को सैटिस्फाई नहीं करते. वेयर एज अगर हम चेयर की बात करें तो चेयर पार्टिकल से मिलके बनी है. हाँ, वो मास, उसका कुछ मास होता है. हाँ, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है. हाँ. So the right answer to the question example of matter is chair. Okay? I hope जिसने गलत मार्क किया होगा उसको समझ में आया होगा मैंने ऐसा क्यों बोला. ठीक है. Now we have the next question that says how many states of matter are there, है ना. कितने states of matter होते हैं. हमने 3 states of matter पढ़े, solid, liquid और gas. तो मोस्टली कुछ लोग होंगे जिनने 3 मार्क कर दिया होगा. बट आई टोल्ड यू इन माई वीडियो येस्टरडे दैट देर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. होते 4 स्टेट हैं लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 3 थे. सो पीपल हु मार्क्ड 3 वर रॉन्ग एंड पीपल हु मार्क्ड 4 वर राइट. ओके. Now we will be talking about kinetic energy. Kinetic energy, मैंने आपको कल बताया था कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मोशन की वजह से होती है, जो मूवमेंट की वजह से होती है. अगर ट्रेन भी मूव कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. आप दौड़ रहे हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी. सो एनीथिंग विच इज़ इन मोशन पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. तो इसका राइट आंसर है काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू मोशन. और एनर्जी ड्यू टू पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी होती है. मोमेंटम का अभी आपको कुछ करना नहीं है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज एनर्जी ड्यू टू
मोशन। और ये आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जिसमें से सेकंड बोलता था कि पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो मैंने ये भी बताया था कि पार्टिकल्स को के पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है। आप यहाँ पे आपसे सवाल पूछता है विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सवाल कहना चाहता है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस है। तो ये तो आप आँख बंद करके भी बता सकते हो कि द आंसर इज़ सेकेंड, दैट इज़ गैस। गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, लिक्विड्स में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस में तो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। So the right answer to this one was gas. Okay, I marked it. Now moving to the next question. The question says particles या फिर molecule किससे मिलके बने हैं। कुछ लोग बोलेंगे आपने कल बोला था मैटर पार्टिकल से बना है और पार्टिकल एटम से बने हैं, तो हमने एटम को मार्क किया, राइट? नहीं, एटम से तो मिलके बने हैं, वो तो ठीक है, लेकिन एक पार्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम से बनता है। मतलब एक पार्टिकल बहुत सारे एटम से बनता है और एक मैटर बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बनता है। So the ones who marked the first option were wrong and the ones who marked the second option, that is combination of 2 or more than 2 atoms, were right. So the right answer is the second option. Okay, now next. So guys, the next question says which state has highest kinetic energy? Highest kinetic energy. Kinetic energy क्या है? Kinetic energy is the energy due to motion. जो पार्टिकल्स ज़्यादा मोशन करेंगे उनकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट? तो लेकिन मोशन करने के लिए भी तो स्पेस चाहिए। अब गैस जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो दे कैन नॉट डू मोशन, हैंस दे हैव वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड में होता है, स्पेस होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता, इसलिए थोड़ी काइनेटिक एनर्जी होती। गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इसी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। सो द राइट आंसर इज़ गैस। ठीक है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब मैंने आपको दिया है मैच द कॉलम। ठीक है, यहाँ 3 स्टेट लिखे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। किस में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में पूछा है, और कौन सा ऐसा स्टेट है जो कंटेनर का शेप ले लेता है पूछा है। ठीक है, तो देखो सबसे ईजीएस्ट वाला है कंटेनर का शेप कौन लेता है, तो आप बोलोगे लिक्विड, इट इज़ द ईजीएस्ट वन। और फिर सेकेंड ईजीएस्ट आपको पड़ेगा हाई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने इसको अभी ऊपर डिस्कस किया, राइट? हाई काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी जिसमें सबसे ज़्यादा स्पेस है, जिनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा, उनमें मूवमेंट ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा। हैंस गैस हैज़ हाई काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपने सॉलिड्स में देखा है कि पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ही उनका एक फिक्स्ड शेप है। लिक्विड्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, इसलिए वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं। गैसेस में तो बिल्कुल भी फोर्सेस नहीं है, इसलिए उनका कोई शेप ही नहीं होता। तभी मैं बोलती हूँ कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो आपकी स्टेट को ही डिफ़ाइन करते हैं। ज़्यादा फोर्सेस हैं तो एक फिक्स्ड शेप यानी कि वो सॉलिड, अगर कम फोर्सेस हैं तो वो एक फिक्स शेप नहीं ले पाएगा यानी कि लिक्विड, और बिल्कुल फोर्सेस नहीं हैं तो वो शेप ही नहीं फॉर्म होगा यानी कि गैस। I hope this question is cleared. The solids, strong intermolecular forces,
liquid take the shape of the container and gases have high kinetic energy. Okay guys, I hope this question is clear with all the understandings. Now we move to our next question, which says arrange in increasing order of molecular forces. मैंने अभी आपको मॉलिकुलर फोर्सेस समझाए. मॉलिकुलर फोर्सेस की वजह से ही हम एक स्टेट को डिफाइन कर पाते हैं. अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में तो वो एक फिक्स्ड शेप बनाएंगे, टाइटली पैक्ड होंगे. कम अट्रैक्शन है तो लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे, और बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं है तो वो गैस की तरह बिहेव करेंगे. सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में. इसलिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन, राइट. तो वाटर जो होता है वो लिक्विड है, शुगर हमारा क्या है, शुगर हमारा सॉलिड है, और ऑक्सीजन हमारा गैस है. हमको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्सेस यानी कि शुगर में सबसे ज़्यादा फोर्सेस, फिर लिक्विड में यानी कि वाटर में, और फिर गैस में यानी कि ऑक्सीजन में. I hope guys now this question is cleared that what were solid, liquid, gas के बीच का attraction force, ऑक्सीजन, शुगर और वाटर में आप कैसे करोगे. ये थोड़ा शायद आपको ट्रिकी लगा हो कि हम कैसे इसको अरेंज करें, बट कुछ नहीं है, आपको सिर्फ स्टेट देखना है और स्टेट की प्रॉपर्टी देखना है. तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट था. So guys, that was all about the quiz. I hope you understood each and everything nicely. Now let's proceed towards how does matter change its state. So guys, the question is, क्या matter अपनी state change कर सकता है? Can matter change its state? तो देखो, हम इसको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं. That is the example of water. That is the example of water. आपने आइस को वाटर में कन्वर्ट होते हुए देखा होगा, आपने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होते हुए देखा होगा. एंड दिस एग्जैक्टली सेज कि हाँ, मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है, क्योंकि हमने आइस को यानी कि वाटर को आइस के फॉर्म में यानी कि सॉलिड में, लिक्विड के फॉर्म में और गैस के फॉर्म में, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हुए देखा है. तो अगर आपसे कोई कभी पूछे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, देन योर आंसर शुड बी येस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ द वेरियस प्रोसेसेस. ये सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस, और वाइस वर्सा, इवन सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना, ये सारे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, ये सारे प्रोसेसेस हो कैसे रहे हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू विद द सेम एग्जांपल ऑफ वाटर. सॉलिड आइस जो है वो सॉलिड के फॉर्म में है, वाटर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में है, और जो स्टीम यानी कि वो वेपर है वो गैस के फॉर्म में है. देखो, अगर आप आइस को हीट करते हो तो आइस मेल्ट करती है, और उस मेल्टिंग की वजह से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. ये प्रोसेस क्या हो रहा है, यहाँ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है बाय मेल्टिंग. मेल्ट हुआ सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्ट हुआ. तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन. क्या बोलते हैं, फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन, राइट. अब वहीं अगर लिक्विड को आप हीट करो तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. इफ़ यू बॉयल एनी वाटर दैट विल कम आउट एज अ वेपर, राइट. यस. सो वहीं पे वो वाटर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवैपोरेशन. क्या बोलते हैं, इवैपोरेशन. अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये तो डायरेक्ट प्रोसेसेस हैं, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होना. अगर मैं आपसे बोलूँ कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है क्या, या फिर गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है, तो फ्रेंड्स यस, ये प्रोसेस भी होता है जहाँ सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस में कन्वर्ट हो जाता है.
या फिर कहें तो गैस बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, सो वी हैव स्टार्टेड इन ऑल 3 प्रोसेसेस, नाउ देयर आर 2 मोर रिमेनिंग। अगर गैस को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे? अगर हमको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है तो हम हीट नहीं करते, हम उसको कूल करते हैं। हम टेम्परेचर कूल करेंगे, यानी कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको कूल करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ये हमने कभी देखा नहीं यार, ये होता कब है? देखो, एक बहुत प्रैक्टिकल सा आंसर है। कभी भी इफ़ यू हैव एनीथिंग इन अ वेसल, ओके, जैसे आपके यहाँ सब्ज़ी बन रही है या फिर आप वाटर ही क्यों नहीं बॉईल कर रहे हो, उस कंटेनर को आप एक ठंडे स्टील के प्लेट से कवर कर दो। आफ्टर 5 सेकेंड्स रिमूव द कवर, यू विल ऑब्जर्व कि वो जो स्टीम निकल रही थी वो उस आपकी प्लेट में लग के वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। आप उसको हटा के देखना, यू विल बी एबल टू सी द वाटर ड्रॉपलेट्स। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, गैस का लिक्विड में कूलिंग के थ्रू कन्वर्जन होना, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, राइट। अब अगर सिंपली मैं आपको बोलूँ कि बर्फ़ बना के दो या बर्फ़ चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप पानी लोगे और पानी को फ्रिज में रख दोगे, थोड़ी देर बाद वो आइस बन जाएगा। ये कैसे हुआ? आपने उसको फ्रीज़र में रख दिया, यानी कि आपने फ्रीजिंग की है। तो जब वाटर को आपको सॉलिड में या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना होता है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज फ्रीजिंग। व्हाट इज़ इट नोन एज? फ्रीजिंग। लेट्स सी हाउ मच यू हैव लर्न। नंबर 1, हमने क्या किया? हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया एंड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। नंबर 2, हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया और उस प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन। नंबर 3, सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना या फिर गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। फिर हमने देखा कि वो जो वेपर्स हैं एक प्लेट पे लग के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। फिर लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, आई रिपीट, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, यानी कि वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। चलो, ये तो समझ में आ गया कि नंबर 1, मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। नंबर 2, कि सारे प्रोसेसेस के नाम क्या हैं और कैसे हो रहे हैं, क्या क्या होता है प्रोसेसेस में। लेकिन नंबर 3, ये प्रोसेसेस होते कैसे हैं, ओके। लेकिन उससे भी पहले बहुत छोटे से 2 टर्म्स हैं, आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क में डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट और डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। देखो, 3 पॉइंट याद रखना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं है, वो एक टेम्परेचर है। दूसरी चीज़ याद रखना कि मेल्टिंग हो रही है मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, बॉइलिंग हो रही है मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और तीसरा पॉइंट याद रखना कि ये सब एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कब होता है? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो, बन गई डेफिनेशन। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम a liquid at atmospheric pressure is melting point. The temperature at which liquid starts to boil to convert into a gas at atmospheric pressure is known as boiling point. ये सेकेंड जो मैंने लिखा है वो थोड़ा इनकम्प्लीट है, बट अगर आपको एक भी अच्छे से याद है तो दूसरे में सिर्फ थोड़े से चेंजेस करने हैं। I hope guys you are done and you have understood these 2 definitions. They can come in your exam. अब समझते हैं कि ये चेंजेस जो हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड को गैस में, या फिर उल्टा वाइस वर्सा भी किया, तो ये सब कैसे होते हैं। देखो, अभी हमने देखा कि अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा, और कूलिंग करेंगे तो उल्टा प्रोसेस होगा, राइट।
यानी कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है। टेम्परेचर की मदद से हम किसी एक सब्सटेंस को एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर and also there is a effect of pressure due and that is also causing the change in the state. We will separately study these two in the upcoming slide. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे क्या स्टेट चेंज में. सो नंबर 1 इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब हमारी पुरानी नॉलेज, अभी हमने क्विज किया, उसमें हमने पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था. लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्टिकल्स के बारे में बताया है ना. पार्टिकल्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. नंबर 1 वो उनके बीच में स्पेस है. नंबर 2 वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं. नंबर 3 वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिखा है द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, जो कहता है कि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं. हमने अभी क्विज में एक क्वेश्चन का आंसर किया था काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज़ इट? इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू मोशन. यानी कि जो चीज़ें मूव करती हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है. वी नो मूविंग एनर्जी इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाना, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी. ठीक है. नंबर 1 पॉइंट, पार्टिकल्स मूव करते हैं. नंबर 2, मूव करने वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. नंबर 3, क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं मतलब उनके पास भी काइनेटिक एनर्जी है. चलो ये समझ में आया. नंबर 4 पॉइंट कहता है कि हमने किसी एक सब्सटेंस को टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ कर दिया. ठीक है. कोई भी सब्सटेंस है उसके पास पार्टिकल्स से ही बना है वो, है ना. तो उसके पार्टिकल्स मूव तो कर ही रहे होंगे, उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी भी है ही. अब हमने उसी सब्सटेंस को टेम्परेचर दिया. अच्छा, अब टेम्परेचर देने से क्या मतलब है? टेम्परेचर दिया मतलब मान लो हमने उस सब्सटेंस को हीट किया. अच्छा, हमने एक सब्सटेंस लिया, उसको हीट किया. हीट क्या होती है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हमने किसी सब्सटेंस को हीट किया मतलब इनडायरेक्टली कहने का है कि हमने उस सब्सटेंस को एनर्जी प्रोवाइड की. ठीक है. अब बात ये है कि उस सब्सटेंस के पास पहले ही अपनी कोई काइनेटिक एनर्जी थी, अब हमने उसको और एनर्जी दे दी. तो नाउ यू आर गिविंग मोर एनर्जी टू द पार्टिकल्स ड्यू टू विच दे विल स्टार्ट मूविंग फास्टर. यानी कि उसके पास अपनी खुद एक काइनेटिक एनर्जी थी, आपने और एनर्जी दे दी, जिसकी वजह से उस सब्सटेंस की एनर्जी इंक्रीज़ हो गई. यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई. यानी कि अब पार्टिकल्स और फास्ट मूव करेंगे. राइट. यस. इस फास्ट मूवमेंट की वजह से, इस ज़्यादा एनर्जी की वजह से क्या हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, now this increase in the kinetic energy overcomes the force of attraction. What do I mean by that? 3 कैरेक्टरिस्टिक थे. तीसरा बोलता था कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अभी हमने क्विज में देखा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में कम, फिर गैस में सबसे कम. राइट. तो जो सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, इसकी वजह से ही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही एक स्टेट डिफाइन होता है. हमने अभी देखा ये चीज़ को, है ना. तो अगर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वो सब्सटेंस सॉलिड होता है, थोड़ा कम होता है तो वो लिक्विड होता है, और बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो समझ जाओ कि ये गैस की बात हो रही है. ठीक है. तो क्योंकि हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लिया, यानी कि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब वीक हो गए हैं, तो वो अगर सॉलिड था और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गए तो लिक्विड बन जाएगा. अगर पहले से लिक्विड था और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गए तो गैस बन जाएगा. तो ऐसे कन्वर्जन्स होते हैं. ठीक है. नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइंस द शेप. मैंने आपको बता दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही वो सब्सटेंस का स्टेट डिफाइन हो रहा था. बट ड्यू टू द चेंज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द सब्सटेंस हैज़ चेंज इट्स स्टेट, हैंस द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस. ऐसे टेम्परेचर की वजह से स्टेट चेंज होता है.
मैं आपको समराइज़ करके बताती हूँ। नंबर 1, पार्टिकल्स मूव करते हैं इसलिए उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है। आप उनको टेम्परेचर देते हो, हीट करते हो, यानी कि आप उनको एनर्जी दे रहे हो, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी सो बढ़ी, लेकिन उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इफ़ेक्ट किया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हमारा स्टेट डिफाइन करता था। अब क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफ़ेक्ट हो गया, यानी कि उस सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो गई। दिस इज़ हाउ टेम्परेचर इफ़ेक्ट्स द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। यही चीज़ है जो ये डायग्राम के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखो, एक बहुत अलग सा फिनोमेना हम देखते हैं, और चाहिए तो आप भी देखना। आज वाटर बॉईल करना, और जैसे ही वो और उसमें एक थर्मोमीटर डालना, जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट होगी टेम्परेचर नोट करना, और जब तक वो वाटर पूरा तरीके से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसकी टेम्परेचर को अगर आप देखो तो आपको एक चेंज, कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा टेम्परेचर में। मैं क्या कहना चाहती हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एक्सपेरिमेंट। दिस इज़ नॉट द एक्सपेरिमेंट, दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट। आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली। देखो, हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर आइस है, एक थर्मोमीटर डाला है मैंने, नीचे एक बंसन बर्नर है जो कि हीट प्रोवाइड करेगा, और एक स्टेरर है जो कि हम उसको स्टेयर करते रहेंगे। ठीक है, क्या हुआ, बंसन बर्नर ऑन नहीं था, तब हमने हमारा थर्मोमीटर डाला, आइस का टेम्परेचर थर्मोमीटर ने नोट किया, मान लो कुछ एक्स टेम्परेचर था। ठीक है, अब हमने बर्नर ऑन किया, आइस हीट मिली तो मेल्ट होने लगी। ठीक है, अब थोड़ी आइस बची, थोड़ी मेल्ट होके वाटर में बन गई, और अभी भी मेल्टिंग चल ही रही है। तब हमने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की, दैट इज़ कि जब ये आइस मेल्ट करके आधी वाटर बन गई, हम हीट कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे थर्मोमीटर में टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है। द टेम्परेचर इज़ नॉट चेंजिंग, है ना। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होता है। ठीक है, ये टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा। हम तो हीट भी दे रहे हैं, हीट करने से टेम्परेचर बढ़ता है, वी ऑल नो दैट। वेयर इज़ द हीट गोइंग, व्हाई इज़ द टेम्परेचर नॉट चेंजिंग। सो गाइज सी व्हाट हैपन्स दैट, क्या होता है कि ये जो आइस को हमने हीट किया वो मेल्ट कर रही है, लेकिन हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि यार टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होता। तो देखो, जो आइस होती है वो सॉलिड के फॉर्म में है, और उनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये जो हीट है तब ये उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके वाटर में कन्वर्ट करने के काम आती है। यानी कि ये हीट हमारा स्टेट चेंज करने में मदद कर रही है, इसलिए वो हीट हिडन हो जाती है। व्हाट डू आई मीन, ये हीट हमको टेम्परेचर चेंज करने में तो नहीं दिखती, यानी कि हम बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है इस हीट का, समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो जो हिडन हीट है जो हमें दिख नहीं रही है, वो एक्चुअली में आइस को क्या कर रही है, लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है। वो हीट आइस के जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर रही है, इसलिए वो हिडन हीट है, और इस हिडन हीट को हम कहते हैं दैट इज़ लेटेंट हीट। सी नाउ दिस इज़ द टर्म विच यू विल सी। एक सेकेंड, आपके ये क्वेश्चन भी है कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, it is a NCERT question, its temperature remains the same, so where does the heat go? I can explain. See, the heat is used in changing the state or and not increasing the temperature. आपने जो हीट दी है और आपको टेम्परेचर में इंक्रीज़ नहीं दिख रहा, वो इसलिए क्योंकि वो हीट
आइस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रही है, उसको पानी में कन्वर्ट कर रही है, ना कि टेम्परेचर बढ़ा रही है। हाउ कैन आई से दिस इज़ बाय स्टेप्स, आई क्लियर इट। नंबर 1, आइस ने हीट ऑब्जर्व की। नंबर 2, बट आपने कोई टेम्परेचर चेंज नहीं देखा। नंबर 3 मीन्स वो जो हीट है वो आपको दिख नहीं रही, मतलब वो हिडन हीट हो गई। इस हिडन हीट को हमने लेटेंट हीट बोला। लेटेंट हीट कुछ नहीं है, वो हीट है जो किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने, यानी कि सॉलिड को लिक्विड या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के काम आती है। ये हीट आपका टेम्परेचर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं देती, इसलिए हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे रीच करने के बाद भी हीट आप देते रहोगे, तब भी जब तक वो आइस पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, चाहे आप कितनी ही हीट दे दो, तब तक आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, हीट देते रहो, लेकिन टेम्परेचर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आपकी पूरी आइस पूरे वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। सो लेटेंट हीट यानी कि जो आपकी हिडन हीट है वो आपका स्टेट चेंज कर रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं करती। आई होप दिस दैट यू गेट एवरीथिंग। नाउ देयर इज़ अ डेफिनेशन। आपको मैंने प्रोसेसेस पढ़ाए, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन, है ना, और बहुत सारे प्रोसेसेस थे। अब देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये एक टर्म है, आपसे डेफिनेशन मतलब 120% ये डेफिनेशन आती है, और ऐसी ही डेफिनेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की है। अगर आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझ लिया, उसकी डेफिनेशन याद है, तो वेपराइजेशन की याद नहीं भी होगी तो आप एग्ज़ाम में बैठे बैठे बना लोगे। अब क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? लेटेंट हीट मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा स्टेट चेंज करती है, जिससे टेम्परेचर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेटेंट हीट मतलब जो सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, वो हीट जो ऐसा कन्वर्जन करे। ठीक। फ्यूजन मतलब, फ्यूजन कौन सा प्रोसेस था? फ्यूजन वो प्रोसेस था जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरी लाइन कहती है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, है ना। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लेटेंट हीट, जो हिडन हीट हमको लगती है, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Now guys, I will show you the definition. I will tell you how to learn it, and the same thing you have to do for vaporization. उसमें सिर्फ टर्म बदलना है, ठीक है। See this. The definition says the amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. अब समझो, हमें जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। 3 पॉइंट में डिवाइड कर देते हैं। हमें जो हीट चाहिए, ठीक है, 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ही क्यों बोला? क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर फ्यूजन की बात होगी तो आप लिखोगे 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। वहीं अगर आपने वेपराइजेशन की बात की तो आप लिखोगे 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर या फिर गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स, यहाँ पे हमने बात की है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वहाँ पे आप लिखोगे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ फ्यूजन की बात हो रही है तो यहाँ फ्यूजन आएगा, वहाँ वेपराइजेशन की बात होगी तो वहाँ वेपराइजेशन आएगा। टर्म्स का खेल है, डेफिनेशन समझो। पॉइंट नंबर 1, जो हीट हमको लगती है। पॉइंट नंबर 2, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। समझ में आया? अगर वेपराइजेशन क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट हमको लगती है 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए,
ठीक है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं हम उसको, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिर्फ कुछ टर्म्स चेंज करने हैं, बाकी सब बहुत सिंपल है। आई होप you understand this. Now we have very simple things to do and then we will end up with this. That is the effect of pressure. बहुत सिंपल है गाइस। देखो प्रेशर आपको पता है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, राइट? तो वो जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, अगर हम उसको कंप्रेस करें, गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं या प्रेशर दे रहे हैं तो वो पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, ठीक है, पास आ रहे हैं। अब जब वो इतने द पार्टिकल्स ऑफ गैस विल कम क्लोजर, ड्यू टू विच वो गैस कंप्रेस होते होते इतने पास मॉलिक्यूल्स आ गए कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, यानी कि गैस लिक्विफाई हो गई, यानी कि उसका स्टेट चेंज हो गया। तो हमने देखा कि प्रेशर एक्सर्ट करने से हमारा गैस का स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। वहीं एक और एग्जाम्पल है कि जो सॉलिड CO2 होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम उसका प्रेशर डिक्रीज़ कर दे तो। समझ में आया? सॉलिड CO2 है, अगर आपने उसका प्रेशर डिक्रीज़ कर दिया तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी एक एग्जाम्पल है जो कि हमें बताता है कि प्रेशर की वजह से स्टेट चेंज होता है। एंड हमारी पूरी आज की स्टडी हमें ये बताती है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की वजह से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। हेंस गाइस, इन टुडेज़ वीडियो वी हैव लर्न क्या मैटर स्टेट चेंज करता है। तो आप बोलोगे हाँ, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? आई होप आपने सारे नाम आपके दिमाग में अब बैठ गए होंगे, ठीक है। फिर लेटेंट हीट क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से चेंजेस क्या हो रहे हैं, और प्रेशर ने कैसे एक स्टेट को चेंज किया। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट हैव वन थिंग टू स्टे, डू वर्क हार्ड, डू अटेंड द क्विज इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप कहाँ गलती करते हो एंड एवरीथिंग, ओके। And do like, subscribe and share to the channel. Please guys, if you like my video, do press the like button, do comment, do subscribe to my channel. And that's all for today guys. All the very best. Bye.